खुश है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर लाइन और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना मेज़बान परवेज़ अहमद। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसी बीच हमारे साथ आज मौजूद है इरफान भट्ट साहब, जो है कमेंट्री है, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे कमेंट्री जो है स्टार्ट की है अपनी ज़िंदगी में और किस तरह से इन्हें जो ये है ये मौका फ़राहम हुआ है कमेंट्री करने का। इनसे सीधा हम बात करने की कोशिश करते हैं। इरफान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा कमेंट्री के हवाले से, मौका कैसे फराहम हुआ, देखिए, मेरे लिए मौका फराहम नहीं है, बल्कि मैंने मौका तलाशा और मैंने मौका बनाया अपने आप के लिए। जब भी मैंने इस कमेंट्री की शुरुआत की, जब भी मैंने इस दौर के सफ़र का आगाज़ किया, तो उस टाइम लोकल क्रिकेट कमेंट्री के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं था। और इवन कि आज भी आप बहुत सारे नौजवानों को इसमें मुलव्वस देखेंगे, इसमें महव देखेंगे। लेकिन उस वक़्त, ये आज से 3 साल की पहले की बात है, उस वक़्त मेरे लिए ये एक अंधे एक गुप्त कमरे में, जिसमें अंधेरा हो, एक अंधेरे में एक दिया ढूँढने के बराबर था और उस दिए को जलाने के बराबर था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था ये। और उसके बाद इस काम को स्टार्ट करना, वो भी ये सोचते हुए कि इस समाज की नज़र में कोई काम ही नहीं था, और इस काम को स्टार्ट करना और इस काम को आगे लाना समाज के लिए, ये एक चैलेंज था, ये एक नया पेशा सामने लाना था। और कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये सब चीज़ें थी नहीं, बिकॉज आई वॉज कमिटेड। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था, जैसे मेरे हौसले बुलंद थे। और मैं किस चीज़ से इसके लिए तैयार हुआ हूँ, ये इससे पहले की कहानी है। मेरी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक, तब तक जब तक मैं कमेंटेटर नहीं था, इस फील्ड से वाबस्ता नहीं था, और दूसरा तब से जब से मैं इस कमेंट्री के पेशे से वाबस्ता हुआ हूँ। जो मेरा पहला पहलू है ज़िंदगी का, उस पहलू ने मुझे इस पहलू के लिए तैयार किया। और चूँकि पढ़ाई-लिखाई के बाद रोज़गार के वसाइल मेरे लिए मुहैया नहीं थे, और मैंने लाख कोशिश के बावजूद भी मेरे हक़ में सरकारी रोज़गार, सरकारी नौकरी मुयस्सर नहीं हुई। शायद कि मेरी बदकिस्मती थी। तो उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद मैंने अपने आप के हौसले बुलंद किए। टूटने के बजाय, समाज के ताने सुनने के बजाय, अपने अपनों को जो उन्होंने ठुकराया, उस ठुकराने पर, उस जगह पे टूटने के बजाय मैंने अपने हौसलों से काम लिया, मैंने अपनी हिम्मत से काम लिया। और मैंने बिल्कुल डिसाइड किया, चूंकि मेरी नज़र क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा थी, और वो कहते हैं कि जो हुनर आप में होता है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको उस हुनर की तरफ, उस रास्ते की तरफ गाइड करता रहता है। तो बस यही होना था। और मैंने जब ऑल ऑफ ए सडन स्टार्ट किया, तो मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे लिए रोजगार बनेगा। इवन कि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे उस टाइम, लाइव स्ट्रीमिंग के, कमेंट्री के माइक भी मेरे पास नहीं था। जो माइक आज 100 रुपए में या 300 रुपए में मिलता है, वो माइक भी इवन मेरे पास नहीं था। सिंपली मेरे पास एक लोकल फोन था, और मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूंगा आज, मैं देखूंगा कि किस तरह से मेरी कमेंट्री रहती है, क्या मुझे आएगा। तो जब भी मैंने किया, तो यहाँ के लोकल लोगों ने जब सुना, तो उनको एक बड़ा बड़ा अलग सा फील हुआ। तो उन्होंने मुझे सराहना की, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। तो बस रास्ते खुल गए और मैं आगे बढ़ता गया। तो अगर हम बात करें इससे पहले, जैसे कि आपको लोग जानते ही नहीं थे इरफान साहब कौन है, तो आज कैसा लग रहा है कि लोग हर एक की ज़ुबान पर यही इस टाइम इरफान भट्ट साहब जो कमेंट्री कर रहे हैं, हम उनके पास जब उनकी कमेंट्री सुनते, आज कैसा लग रहा है आपको? देखिए, किसी भी इंसान के लिए उसको अपना नाम बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी स्ट्रगल लगता है। और मेरा मानना है कि कामयाबी तब तक नहीं मिलती है जब तक कि एक इंसान किसी स्ट्रगल से ना गुजरे। और कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए तकदो करना पड़ता है। आज अगर लोगों की ज़ुबान पर मेरा नाम है, तो ये मेरी पिछले 3 साल की मेहनत है। ये मेरे उन हौसलों का नतीजा है, जो हौसले मैंने बुलंद रखे, जो उम्मीदें मैंने कायम रखी अपने परवरदिगार से। और उन उम्मीदों को मैंने सामने एक मतलब अवाम के सामने पेश किया। और इस तरह से मतलब आज मुझे बड़ी मसरत है, बड़ी खुशी है कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। मुझे मतलब पिछले 5-10 दिनों की मैं बात करूँगा, तो काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आई हैं। पूरे भारत देश से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, मुझे मैसेजेस आ रही हैं। तो एक अलग मैं फ़ील कर रहा हूँ, और मुझे कहीं न कहीं बस जो मेरी मंज़िल है, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक पहुँचना,
अपनी भारतीय टीम को सर्व करना, मेरा फोकस और मेरी नज़र उस पे है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो फैमिली में किनका ज़्यादा सपोर्ट्स रहा इस फील्ड में आने के लिए? पहले पहले जब मैं निकला तो सबको हैरानगी हुई कि ये क्या करने लगा है, इसको क्या करना है, इसने कौन सा ये पेशा चुना है, अब इसको रोजगार नहीं मिला, इसको सरकारी दफातर से नाउम्मीद हुआ, पढ़ लिख के अब बेकार घर में बैठा है, अब पता नहीं ये क्या करने लगा है। तो मैंने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। समाज का कोई सपोर्ट नहीं था, सब ताने दे रहे थे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन मैंने उस चीज की तरफ नहीं देखा। मैं पहले पहले, हालांकि इवन मेरे पास ये उतने मतलब पैसे भी, या मेरे पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था कि जिस चीज से मैं ये काम खड़ा कर सकूं। घर वालों की मैं बात करूंगा तो इनको भी पहले लगा कि ये क्या कर रहा है, ये शायद अपना वक्त जाया कर रहा है। मेरे वालिद साहब वो मुझे रोज कहा करते थे कि बैठो घर पे, इससे बेहतर है कि घर पे बैठो, मत करो ये, अपना टाइम जाया मत करो, और ये जो आप काम कर रहे हो इसमें कोई स्कोप है ही नहीं। लेकिन मुझे पता था, आई वॉज श्योर 110%, मैं बिल्कुल, मुझे यकीन था कि मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है, और मुझे किस जगह पे अपने आप को लाना है। और वक्त के साथ साथ जब मुझे लोगों ने सुना, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जब मेरी आवाज दूर दूर तक गई तो मुझे सराहना मिली। ऐसे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे जो कि मैंने ख्वाब में भी तस्वर नहीं किए थे अपने लिए। तो मैं आगे बढ़ता गया, मेरा रोजगार बनता गया, और घर वालों को भी जब लगा कि नहीं, ये अब इसको, इसमें रोजगार के वसाइल पैदा हो गए, ये अब अपनी कमाई खुद करने लगा है, इसको इज्जत मिल रही है, इसको हौसला अफजाई मिल रही है, तो इन्होंने भी फिर सपोर्ट किया। इवन कि मेरे फादर साहब, जो कि हालांकि इतने सारे अवार्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ सामने, तो वो ये इतने सारे अवार्ड्स देखकर भी वो कहते थे कि आप अपने आप को धूप में बैठकर काला करते हो, आपके चेहरे को देखो क्या हाल हो गया है, आप ये काम मत करो। लेकिन जब से पिछले 5-10 दिनों की या 10-15 दिनों की मैं बात करूंगा, तो जब से मेरे वीडियोस वायरल हुए हैं, मेरा काम वायरल हुआ है, लोगों ने मुझे पसंद किया है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के सभी स्टेट से, जो भी पड़ोस के मुल्क है वहां से मुझे कमेंट्स आए, वहां से मुझे मैसेजेस आई, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं। तो तब से वालिद साहब का भी सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त रहा, और पूरे जो मेरे घर के परिवार के लोग हैं, वो भी अब ये चाहते हैं कि आप अपने देश की सेवा करें, आप अपने देश के लिए कमेंट्री करें, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कमेंट्री करें। कभी कोई ऐसा सवाल ज़हन में आया कि आपको ऐसा लगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मुझसे नहीं हो सकेगा? कभी कुछ ऐसा आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आए जिनसे आप काफ़ी परेशान हुए? देखिए, एक स्पेशली एबल्ड इंसान के लिए हमेशा चैलेंजेस रहते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बचपन से लेके जब भी वो जिंदगी में जन्म लेता है, तब से लेके टिल डेथ उसको स्ट्रगल होता है, उसको जिंदगी में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इवन कि मैं कहूँगा कि हमारे समाज में जो दिव्यांग हैं, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं सबसे पहले अगर देखें तो हमारे देश में हम जैसे लोगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हम जैसे इंसानों को एक अलग पहचान दी। विकलांग का लफ्ज खत्म करके उन्होंने हमें दिव्यांग कह के पुकारा। दिव्यांग की जिसमें कोई एबिलिटी हो, जिसमें कोई खासियत हो, जो जिस्मानी खास हो, तो उस नाम ने कहीं ना कहीं हमारे जहनों में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और मैं ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसी चीजें आई, बहुत सारे सेटबैक्स आए, और मैंने पहले ही कहा आपको कि दो पहलू है मेरी जिंदगी के। लेकिन जो पहला वाला पहलू है, उस पहलू ने मेरी हौसला शिकनी नहीं की, बल्कि मेरी हौसला अफजाई की अंदर से। जब, यकीन मानिए, जब मैं घर पे बैठा रहता था, जब सब लोगों ने मुझे ठुकराया, अपनों से लेके पराइयों की तो बात ही नहीं है, तो उसके बाद जैसे मानो मेरे अंदर का जो इंसान है वो हमेशा मुझे हौसला देता था कि आपको खड़ा होना है, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है पढ़ाई के दौरान, आपको वो चीज़ ज़ाया नहीं होने देनी है, आपको खड़े होना है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। देखिए, आप मेरे जैसे 100,000 लोगों को वहां सड़क के चौराहे पर भीख मांगते हुए देखेंगे, जो भी दिव्यांग होते हैं, जो भी स्पेशली एबल्ड होते हैं। लेकिन जब मैं वो सब चीजें देखता हूं, तो मैं अंदर से, मुझे मतलब मेरा दिल टूटता है। मैं कहता हूं कि ये पहचान हमारी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज ने हमारा जो समाज में जो हक है वो खत्म कर दिया है। हमें किसी के लायक नहीं समझा जाता है, क्योंकि ये सोचकर कि ये सड़क पे भीख मांगते हैं, ये किसी काम के लायक नहीं है,
ये सरकारी काम के लायक नहीं है। अगर ये पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी तब भी इनमें इनको समाज में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब मेरी बात कीजिए, मेरे साथ भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं पढ़ा लिखा इंसान भी था, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनों से लेकर पराइयों ने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। लेकिन मैं चाहता हूं वो सब चीज खत्म हो जाए। हम दिव्यांग जन जो है, चाहे दिव्यांग हो चाहे नॉर्मल इंसान हो, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाए और हम किसी के मोहताज ना रहे। सड़क के चौराहे पर एक भी इंसान भीख मांगता हुआ ना दिखे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में। ये मेरा ख्वाब है। तो हमारे देखने वालों को आप कुछ कमेंट्री सुनाइए, अगर कोई मैच चल रहा हो इंडिया या साउथ अफ्रीका का, कुछ आप सुनाइए कुछ कमेंट्री। देखिए, कमेंट्री के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो क्लिप्स मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि लोगों ने भी बहुत सारी सुनी है और काफ़ी प्यार भी दिया है। ये एक अलग प्रोफेशनलिज्म होता है और एक अलग तरीके से, क्योंकि इसके लिए सामने मैच होना बहुत ज़रूरी है। अब ख्याली तौर पे अगर मैं कुछ आपके लिए या आपकी ऑडियंस से अपने दोस्तों के लिए सुनाऊं तो थोड़ा सा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। 2011 का वर्ल्ड कप जब था तो भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच में वो फाइनल मैच था और पूरा हिंदुस्तान उस टाइम ये उम्मीद लगाई थी पूरे देश ने कि आज हमें वर्ल्ड कप जीतना है 28 साल के बाद। तो हमारी भारतीय टीम के जो काबिल विकेटकीपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम विकेट्स पर थे और बैटिंग कर रहे थे। ही वॉज नॉट आउट ऑन 75 और बस 4 या 3 रन चाहिए थे भारत को जीतने के लिए। तो कुछ इस तरह से सीन था। राइट, सो जैसा कि आप जानते हैं कि ये विश्व कप 50-50 ओवर का महामुकाबला और ये फाइनल मैच, अब भारत को केवल 4 रन की दरकार है और यहां महेंद्र सिंह धोनी जो कि बहुत ही जबरदस्त अब तक खेल चुके हैं और 75 रनों के व्यक्तिगत योग पर नाबाद है। नुवान कुलशेखरा के हाथ में गेंद दी है श्रीलंका के कप्तान ने और ये पहली गेंद इस ओवर की, और ये गेंद जो कि रडार में थी, महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ला चलाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई है 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर और इंडिया ने 28 साल के बाद विश्व कप अपने नाम किया है और 125 करोड़ भारतवासियों का सपना आज साकार हो गया है। तो लास्ट में हमारा सवाल, हर एक से ये सवाल रहता है कि हमारे कश्मीर में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो ड्रग्स में मुलव्वस है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? ड्रग्स में मुलव्वस नौजवानों को बाहर निकालने के लिए एंटी ड्रग कैंपेन हमारी सोसाइटी में चलाना बहुत जरूरी है, जिसको कि लेकर स्पोर्ट्स एक अहम किरदार अदा करता है। मेरा मैसेज, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी मुझे, हालांकि मैंने अभी उतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, लोगों का ये प्यार है और अल्लाह का करना था कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में मेरे लिए प्यार डाल दिया है, जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। तो मैं उन सब नौजवानों को एक ही पैगाम देना चाहूंगा, आपकी जो जवानी है, आपकी ये जो नौजवानी है, इसको गलत कामों में इसको बर्बाद ना कीजिए। अपने आप की तबाही का कुआं मत खोदिए जिसमें आपको खुद गिर जाना है और डूब के मर जाना है। इस जवानी का कल आपसे हिसाब लिया जाएगा और अल्लाह ने आप में जो कैपेबिलिटीज रखी हैं, अल्लाह ने आप में जो हुनर रखा है, अल्लाह ने आप में जो हिम्मत हौसला रखा है, मेरा अल्लाह किसी भी इंसान को बेकार नहीं पैदा करता है। उसने इंसान को ड्रग्स करने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरा उनसे यही पैगाम रहेगा कि जिंदगी की असल हकीकत को समझिए, इस चीज से बाहर आइए, फिर देखिए दुनिया कितनी हसीन है। ये मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। ये था हमारे साथ इरफान भट्ट साहब जिनसे हमने बात की है। मज़ीद अपडेट के साथ बने रहिए कश्मीर लाइव।